मेरा नाम विनीता है। मेरा मन उदास हो रहा था, लेकिन दिल में एक तसल्ली थी कि बेटी जिस घर जा रही है वहां उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी। जिस घर में मेरी बेटी की शादी होने जा रही थी, उन लोगों ने खुद मेरी बेटी का जिद करके हाथ मांगा था। मेरी एक ही तो बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम शिल्पा और बेटे का नाम अतुल है। मेरा बेटा अतुल शिल्पा से 3 साल बड़ा है। हम लोग दिल्ली के शास्त्री नगर में रहते थे। हमारे घर के बराबर में ही 5 साल पहले द्विवेदी परिवार रहता था। वो लोग पहले तो किराए पर रहने के लिए आए थे और उससे पहले किसी गांव में रहते थे। मेरी द्विवेदी परिवार के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। उनका पूरा ही परिवार बहुत अच्छा था। 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी तो वो लोग कई सालों पहले कर चुके थे। 2 बेटों की शादी उन्होंने कर दी थी और दोनों ही बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे घरों में रह रहे थे। सबसे छोटा वाला बेटा जीवन, जो कि उस समय पढ़ाई कर रहा था और साथ ही नौकरी भी कर रहा था, वो एक सरकारी अधिकारी था। उसे अपनी पोस्टिंग का इंतजार था। अब उनके घर में मेघा द्विवेदी, रंजीत द्विवेदी साहब और जीवन द्विवेदी बचे थे। जीवन तो नौकरी पर चला जाता था और दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते थे। इधर मेरा बेटा भी नौकरी पर चला जाता था। मैं और मेरी बेटी घर में अकेले रहते थे। तो कभी मेघा जी हमारे घर पर आ जाती थी तो कभी मैं उनके घर पर अपनी बेटी को लेकर चली जाती थी। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने अपने घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। जीवन की पोस्टिंग जोधपुर में हो गई थी, इसलिए वो अपने माता पिता को अपने साथ लेकर चला गया और फिर मैं अपने मोहल्ले में अकेलापन महसूस करने लगी थी। द्विवेदी परिवार के जाने के बाद मेरा भी अपने घर में मन नहीं लगता था। वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। बेटा अच्छे पैसे कमाने लगा था तो सोचा कि बेटी की शादी कर देती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश करने लगी थी, मगर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन ऊपर वाले ने मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेज दिया। द्विवेदी जी और उनकी पत्नी खुद चलकर हमारे घर पर आए थे और उन्होंने अपने बेटे जीवन के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा था। मैं तो उनको इनकार न कर सकी। वो लोग बहुत अच्छे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो लोग दिल्ली से बहुत दूर जोधपुर में रहते थे। मुझे अपनी बेटी को देखने का मन किया करेगा तो मैं उसको कैसे देखा करूंगी, कैसे उससे मिला करूंगी। मेरे 2 ही तो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। फिर दिल को तसल्ली इस बात की रहती कि जीवन बहुत अच्छा लड़का है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, इसलिए अपनी बेटी को अच्छी ससुराल देने के लिए उसको मुझसे दूर विदा करना पड़ गया था। हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। जिस घर में मैं रहती थी ये मेरे पति ने अपनी कमाई से बनाया था। जब मेरा बेटा 10 साल का हुआ था तब मेरे पति के एक हादसे के कारण मौत हो गई थी। तब से ही मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पाला था। मैंने अपने बच्चों की खातिर स्कूल में आया की नौकरी तक की थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और बहुत जल्दी लोगों में अटैच हो जाती थी, मगर मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। उनकी खातिर स्कूल में आया की नौकरी की कि जिस स्कूल में मैं आया की नौकरी किया करती थी उसी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। कई साल मैंने वहां नौकरी की। उसके बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो उसने अपनी पढ़ाई का बोझ खुद उठाना शुरू कर लिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा था और वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता था। हमेशा उसने मेरा ख्याल रखा और अब वो खुद अपनी बहन की शादी करने जा रहा था। मेरी बेटी भी अब विदा होकर जोधपुर जाने वाली थी। उसकी शादी का दिन आया तो हमने उसकी शादी खूब धूमधाम से की और फिर उसे इज्जत के साथ विदा कर दिया। अब घर में मैं और मेरा बेटा ही रह गए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि विदाई के समय मेरी बेटी बहुत रो रही थी और बार बार कह रही थी कि माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मेरे बिना आप कैसे रहोगी? मुझसे बात करती रहना और मैं भी यहाँ आती जाती रहूंगी। मेरे बेटे ने उसे तसल्ली दिलाई और कहा कि यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, तुम ससुराल में अपना ख्याल रखना। बेटी को विदा करने के बाद एक अजीब सा सुकून दिल को मिला था। अब मेरा बेटा सुबह सवेरे नौकरी पर चला जाता था और मैं शाम के 7 बजे तक घर पर अकेली रहती थी। घर का कोई ना कोई काम करती रहती थी। मेरे बेटे ने मुझे मोबाइल दे दिया था। मुझे जब भी अपनी बेटी की याद आती मैं उससे फोन पर बात कर लिया करती थी। मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी, कहती थी कि मुझे यहाँ ससुराल में बहुत प्यार मिलता है।
अब बेटी को तो मैंने उसके घर का कर दिया था और वो खुश भी रहती थी। अब मुझे अपने बेटे की चिंता रहने लगी थी, क्योंकि उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। शिल्पा की जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। बेटा, ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो, जो भी लड़की आपको अच्छी लगे। मेरे बेटे ने ये फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व महसूस होता था। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे और समझदार थे। दोनों ही कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं गए थे। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था और अपने बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ करती थी। एक दिन मेरे बेटे के लिए मुझे एक लड़की पसंद आ गई, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि अतुल की जोड़ी इस लड़की के साथ बहुत अच्छी रहेगी। ये लड़की मुझे मेरे मामा जी के यहाँ शादी में मिली थी। मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने फौरन ही उसके माता पिता से अपने बेटे के लिए बात कर ली थी। उन लोगों ने मुझे 2 दिन बाद अपने घर पर बुलाया। मैंने जब लड़की के परिवार से रिश्ते की बात की तो उन्होंने मेरे बेटे के बारे में जांच पड़ताल निकाली, और जब उनको सारी बातें अच्छी लगी तो उन्होंने खुशी खुशी ये रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी होने वाली बहू का नाम रिचा था। रिचा बहुत सुंदर थी। मैंने जब रिचा का फोटो अपनी बेटी को भेजा तो वो बहुत खुश हुई थी, और शादी की डेट फिक्स होते ही मेरी बेटी अपने भाई की शादी एंजॉय करने के लिए आ गई थी। मेरे बेटे की शादी भी खूब धूमधाम से हुई। मैं अपने बेटे की शादी पर बहुत खुश थी कि मेरी बहू आ गई थी। मुझे अपनी बहू से बहुत सारी उम्मीदें थीं। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी अपने घर वापस चली गई थी। उसके जाने से घर सूना हो गया था, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। घर में मेरे साथ के लिए मेरी बहू आ गई है। बहू आ गई तो मैंने उसे घर के कामकाज के बारे में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि कुछ दिन तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, अभी तुम आराम करो, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मैं अपनी बहू के साथ हमदर्दी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि उसने तो इस बात का पूरा फायदा उठाया। कई दिन गुजर गए थे। मैं घर का सारा काम कर रही थी। जब मेरी बेटी थी तो वो भी घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन बहू तो सारा आराम मुझसे ही ले रही थी। उसे तो किसी काम से कोई मतलब ही नहीं था। मुझे लगता था कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है, धीरे धीरे खुद ही घर के कामों को हाथ लगाने लगेगी, लेकिन उसने तो अपने कमरे से बाहर निकलना सीखा ही नहीं था। उसे खाना भी अपने कमरे में ही चाहिए होता था, सुबह का नाश्ता भी अपने कमरे में ही चाहिए होता था। धीरे धीरे बहू के तेवर बदलने लगे थे। मेरी बेटी तो बिल्कुल घर नहीं आती थी, बस कभी कभी फोन पर बात कर लिया करती थी। बेटा ज्यादातर काम में बिजी रहता था। शुरू से ही उसकी आदत थी कि वो ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आया करता था, मुझसे बात किया करता था। लेकिन जब से बहू आ गई थी तो वो जैसे धीरे धीरे अपनी माँ को भूलता जा रहा था। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और अभी भी मैं ये सोच रही थी कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजार रहा है। मगर इस सब में ही शादी को 6 महीने गुजर गए थे। ना तो बहू घर के किसी काम को हाथ लगाती थी, और ना ही मेरा बेटा मेरे हालचाल पूछता था। मुझे अपने ही घर में अब अकेलापन महसूस होने लगा था। बहू बेटे अपने कमरे में होते थे और मैं अपने कमरे में खामोश पड़ी रहती थी। सारा दिन घर के कामकाज कर करके थक जाती थी, क्योंकि जब बहू नहीं थी तो मैं सादा सा खाना बना लिया करती थी और जल्दी ही फ्री हो जाया करती थी। मगर अब तो बहू के मुंह में दाल सब्जी चलती ही नहीं थी। उसे तो बढ़िया बढ़िया वैरायटी के खाने खाने होते थे, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था, और वो काम में मेरा साथ भी नहीं देती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मी जी, मुझे इडली डोसा खाना है, तो मैंने उसके लिए यूट्यूब से देखकर इडली डोसा बना दिया। बहू मेरे खाने की बहुत तारीफ किया करती थी, लेकिन उसे मेरी फिक्र क्यों नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। मैंने देखा कि मेरा बेटा बहू को मेरी इजाजत के बिना 2 दिन के लिए नैनीताल ले गया था, लेकिन उसने एक बार में मुझसे परमिशन नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने के लिए आया। रात के अंधेरे में दोनों गायब हो गए थे। सुबह जब मैं उठी, घर में मुझे कोई नजर नहीं आया, तो मैंने अतुल को फोन लगाया। तब उसने बताया कि हम लोग तो नैनीताल आ गए हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर मैंने अपने बच्चों से किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की। मैं उनका ट्रिप खराब नहीं करना चाहती थी। जब वो दोनों वापस आ गए तो अतुल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी।
वो ऑफिस की छुट्टी नहीं करता था, लेकिन इस बार तबीयत खराब होने की वजह से उसकी 3 छुट्टियां हो गई थी और इन 3 दिनों में उसने अपनी माँ की हालत देख ली थी। उसने देखा कि मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ और उसकी पत्नी सारा दिन आराम करती है, बल्कि कभी चाय का कहती है, कभी नाश्ते का कहती है, तो कभी नई नई फरमाइश मुझसे करती रहती है, जिसकी वजह से मैं बार बार उसके कामों में उलझी रहती हूँ और थक जाती हूँ। ये सब मेरा बेटा देखकर नोटिस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को डांट दिया और कहने लगा कि ये क्या हरकत है रिचा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, तुम खुद कोई काम क्यों नहीं करती। जिस पर रिचा शर्मिंदा हो गई और फिर उस दिन के बाद से उसने घर के काम करने शुरू तो कर दिए थे, मगर वो मुझसे बोल नहीं रही थी और बर्तन भी पटक पटक कर काम किया करती थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अतुल अपने ऑफिस चला गया था। वहां से वापस आया तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही कमरे में अपनी पत्नी के पास गया तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, वो मुझसे कोई बात करता ही नहीं था, उखड़ा उखड़ा सा रहता था। जब से घर में बहू आई थी, घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। इस घर में जहां हमेशा 2-3 लोगों से भी रौनक रहती थी, अब बहू के आने के बाद वो सारी ही रौनक खत्म हो चुकी थी। पहले जो मेरे बेटे ने बहू को घर के काम करने के लिए कहा था, अब जब भी वो ऑफिस से आता और अपनी पत्नी को कोई काम करता हुआ देखता तो कहता कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि कई दिनों से मुझे भी बुखार था और मेरे पेट में भी दर्द चल रहा था। मेरे बेटे को तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाए। जब मुझे ज्यादा दिक्कत होने लगी तो मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई थी, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि आपको सर्दी लग गई है, आपको चावल का परहेज करना है। मैंने तो घर में दाल चावल बनाए थे, साथ ही रोटी भी बनाई थी। रिचा तो बिल्कुल ठीक थी। जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे तो मैं दाल के साथ रोटी खाने के लिए जा रही थी, तभी बहू ने रोटी का बर्तन अपनी तरफ कर लिया और खुद रोटी खाने लगी। मैंने कहा, बहू मुझे सर्दी लगी हुई है, डॉक्टर ने मुझे चावल खाने से मना किया है, तुम मुझे अगर बता देती तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटी डाल देती। मैंने तुम दोनों के लिए चावल बनाए हैं, बेटा ये रोटी मुझे दे दो, तुम लोग चावल खा लो। अभी मैं अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि मेरे बेटे ने झट से जवाब दिया कि माँ, 2 दिन से रिचा को भी काफी खांसी हो रही है, रात को खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो जाती है। चावल तो उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह है, आप उसे रोटी खाने दीजिए, आपकी तबीयत तो फिर भी ठीक लग रही है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। इतना कहकर वो अपना खाना खाने में बिजी हो गया और मैं उसे अपनी आंखों में आंसू भरकर देखती रह गई थी कि ये मेरा वही बेटा है जिसे हमेशा मेरी बहुत फिक्र रहती थी। आज उसे मेरी तबीयत खराब नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसे तो सारी परेशानी अपनी पत्नी की ही नजर आ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं खामोशी से वहां से उठ गई और भूखी ही अपने कमरे में आ गई। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब अपने बेटे की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए थे। मुझे अतुल की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा था। बस उसी दिन के बाद धीरे धीरे अतुल की हकीकत मेरे सामने आने लगी थी। वो बिल्कुल अपनी पत्नी के जैसा हो गया था। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे ऐसा मेरी बहू ने बना दिया था। वो दिन रात मेरे बारे में गलत सलत बातें मेरे बेटे को बताती रहती थी। 1-2 बार तो मैंने उनके कमरे से निकलते बढ़ते उन दोनों के बीच की बातचीत भी सुनी थी, जब बहू अतुल से कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी कितना खाना खाती है, मैंने देखा है कि सारा दिन उनका मुंह चलता ही रहता है, मुझे तुम्हारे पीछे घर के बहुत काम करने पड़ते हैं। अतुल, मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक नौकरानी रख लो, नौकरानी खाना बना लिया करेगी और मम्मी जी घर के बाकी के काम कर लिया करेंगी। जिस पर अतुल ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, मैं नौकरानी का बंदोबस्त जल्दी ही करूँगा। मैंने सोच लिया था कि जब नौकरानी का जिक्र मेरे सामने आएगा तो मैं नौकरानी के लिए अतुल से साफ इनकार कर दूंगी। मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पाला था, फिर भी मैंने नौकरानी नहीं रखी, तो फिर अब इस घर में नौकरानी क्यों आएगी? पता नहीं मेरे बेटे के अंदर इतने बदलाव कैसे आ रहे थे, क्यों वो अपनी पत्नी के कहने में आकर अपनी माँ को भूलता जा रहा था। घर में जो कुछ भी हो रहा था मैं उसे खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी। अब तो ये भी हद हो गई थी कि मेरा बेटा अपनी सैलरी भी मुझे नहीं दे रहा था। अपनी पत्नी से कहता था कि माँ की उम्र हो गई है, मैं सारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम घर का खर्चा करो। और बहू, वो तो मुझे मांगने पर भी 1 रुपया नहीं देती थी।
कई बार मैंने उससे कहा था कि खाने के लिए सब्जी ले आती हूँ, बेटा मुझे सब्जी के लिए पैसे दे दो, लेकिन उसका कहना था कि सब्जी उन पैसों की लेकर आइए जो इतने सालों से मेरा पति आपको दे रहा है। आपने मेरे पति की कमाई को कहाँ लुटाया है। मुझे बहू की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने सोच लिया था कि रात को अतुल आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैंने ऋचा से तो कुछ भी नहीं कहा था। मैं जानती थी कि ऋचा बहुत बदतमीज है और बहुत चालाक है। जब अतुल ऑफिस से घर आया तो मैंने उसको प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, बहू ने आज सब्जी बनाने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए, मुझसे तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई का हिसाब मांग रही है। इतने में ही ऋचा कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आई और कहने लगी कि आते ही मेरे पति को भड़काना शुरू कर दिया। इन बातों से ही तो घर खराब होता है। मुझे तो आप बड़ी सीधी लगती थी मम्मी जी। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि आप मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप मेरे पति से झूठ बोल रही हो। मैं खड़ी हो गई और कहने लगी कि नहीं ऋचा, तुम झूठ बोल रही हो। बेटा तुमने मुझे कहाँ दिए आज पैसे? बहू ने चिल्लाकर कहा, अतुल तुम्हारी मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मैंने इनको पैसे दिए थे, लेकिन ये खुद ही सब्जी लेकर नहीं आई। कहने लगी कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तुम खुद जाकर ले आओ, मुझे आराम करना है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम खुद ही बताओ मैं कैसे जाती। और तुम्हारी मम्मी उल्टा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का भी रही है। मैंने रोती हुई आंखों से अपने बेटे की तरफ देखा। अभी मैं उससे कुछ कहने ही वाली थी, उसने कहा कि माँ ऋचा ठीक कह रही है। आपने आते ही ऋचा की बुराइयां मुझसे शुरू कर दी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो गुस्से से कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा बेटा जो कभी मेरी मजबूती हुआ करता था, आज उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। घर में मुझे अब अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैं कामों से निपटकर शाम के समय पार्क चली जाती थी, जहाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगता था और थोड़ी देर के लिए सुकून भी मिल जाता था। मैं रोज पार्क में जाने लगी थी। मैंने देखा था कि वहाँ कुछ औरतें आया करती थीं, जिनमें से एक औरत मुझे अकेला बैठे हुए देखती तो मेरे करीब आकर मुझसे बातें करने लग जाती थी। उसका नाम सुशीला था। वो मेरी ही उम्र की थी। उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। वो हमेशा अपने बहू बेटे की तारीफ किया करती थी। मैं उसकी किस्मत पर गर्व करने लगती थी और उससे कहती थी कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसे ऐसे बहू बेटे मिले। जब उसे मेरी कहानी के बारे में पता चला तो उसने कहा कि तुम भी मेरी तरह भाग्यशाली बन सकती हो। बहू अगर तेज हो तो उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। मगर मुझसे तो तेज आवाज में बात करना भी नहीं आता था। मैं कैसे अपनी बहू पर कंट्रोल रख सकती थी? बस सुशीला के साथ बैठकर अपना दिल हल्का करती रहती थी। एक दिन जब मैं पार्क से देर से घर वापस गई तो मैंने देखा कि बहू दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, कहाँ से आ रही हो और कितनी देर हो गई है? तुम्हें घर से बाहर तुम्हारा कुछ अता पता भी है? अरे मैं कब से भूखी बैठी हूँ, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ और हाँ, अपने हाथ तेज तेज चलाना। मैंने कहा, बहू मैं तो सारे काम करके गई थी और खाना भी बनाकर गई थी। ऋचा कहने लगी, वो खाना मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। अब मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ। मुझे ऋचा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? बेटा ये हरकत तुमने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। तुमने अन्न फेंक दिया। मैंने ऋचा से ऊंची आवाज में क्या बात की, उसने मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया और कहने लगी, बुढ़िया मेरे साथ जबान चलाती है, जिसकी वजह से मैं जमीन पर कमर के बल गिरी थी और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं जोर से चिल्लाने लगी कि बहू मुझे उठाओ, मगर वो तो मुझे धक्का देकर बुरा भला कहते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और मैं जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और मैं उठते हुए कमरे तक पहुंची थी। अभी इस बात को 1 घंटा ही हुआ था कि अतुल के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो माँ माँ कहकर मुझे आवाज लगा रहा था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए वो जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। मैं धीरे से बिस्तर से उठी क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और अपने बेटे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। उसने कहा, माँ ये क्या हरकत है? उसने ऋचा की तरफ इशारा करते हुए बताया, जो कि सोफे पर बैठी अपना पैर पकड़कर रोने जैसी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी। मैं दिल में सोच रही थी कि आखिर इसे क्या हो गया। अगली बात जो मेरे बेटे ने कही उसने तो मुझे हैरान कर दिया था। वो कहने लगा, माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहू को धक्का देने की? माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
मैं अपने बेटे की बात सुनकर चौंक गई कि उसने मुझे धक्का दिया था। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। मैं अभी अपनी सफाई में कुछ बोलने ही वाली थी कि अतुल ने कहा कि बस माँ, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी पत्नी शुरू से ही पसंद नहीं है। आप एक काम कीजिए, जब आपका यहाँ गुजारा नहीं होता तो आप यहाँ से जा सकती हैं। इतने में ही ऋचा कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अतुल, अब तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं, क्योंकि तुम्हारी माँ के इस घर में होते हुए मेरी जान को खतरा है। ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अब मुझे तुम्हारी माँ से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, ऋचा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। अतुल चीख पड़ा और कहने लगा कि बस माँ, अब बहुत हो गया है आपका। बस अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। आप यहाँ से जा सकती हो। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं समझ गई थी कि अब मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। यहाँ मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहती तो अपने हक के लिए लड़ सकती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने खामोशी से अपना सामान बांधा और मैं घर से बाहर निकल गई। मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने बहू बेटे को बुरा नहीं कहना चाहती थी। जो भी हुआ ऊपर वाला देख रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं किसी को अपनी परेशानी सुनाऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं किसी से मदद लेने के लिए नहीं गई और अपना सामान लेकर सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। मुझे इधर उधर घूमते हुए लगभग 2-3 दिन गुजर गए थे। रात के समय मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं एक सरकारी अस्पताल के पार्क में सो गई थी। दिन मेरा इधर उधर भटकते हुए गुजर रहा था और रात को मैं अस्पताल वापस आ जाती थी। बुढ़ापे के समय में बेटे ने ऐसा धोखा दिया था कि जिसके जख्म दिल पर लग गए थे। अब ऐसा लगता था कि किस्मत में रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं रोती रहती थी, ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि काश मेरा बेटा आकर मुझे ले जाए। लगभग मुझे 15 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। कोई मुझ पर तरस खाकर थोड़े बहुत पैसे दे जाता तो मैं उनसे अपना गुजारा कर लिया करती थी। मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। फिर एक दिन मैं सड़क पर बैठी हुई अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर रही थी, जब अचानक मेरी आंखों के सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जीवन था, जिसने कहा कि विनीता आंटी, आप यहाँ। उसने जब मुझे इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गया। कहने लगा कि आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ सड़क पर बैठकर, और आप रो क्यों रही हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ कैसे आए और शिल्पा कहाँ है। वो कुछ समय के लिए खामोश हो गया और कहने लगा कि आंटी, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। आखिर क्या बात है आंटी। मैंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं है। तुम यहाँ कब आए और शिल्पा भी आई है क्या। जीवन ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि आंटी, आप बहुत परेशान हो, आपके चेहरे से लग रहा है। आप मुझसे क्यों छुपा रही हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। शिल्पा बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ नहीं है। मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया था। मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने आपको यहाँ बैठा देखा। आंटी, ये आपने अपनी कैसी हालत बना ली है। आप कितनी कमजोर हो गई हो। मैंने लाख कोशिश की कि मैं जीवन को कुछ न बताऊं, लेकिन जीवन मेरी परेशानी को समझ चुका था और मजबूरन मुझे अपनी परेशानी के बारे में जीवन को सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने जीवन को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह अतुल ने मुझे अपनी पत्नी की बातों में आकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर जीवन को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कहा था कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा दामाद मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया था और उसने कहा कि अब आपको यहाँ रहना है, सड़कों पर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दामाद से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे दामाद नहीं, दामाद के रूप में एक बेटा मिला था, जिसे मेरी परेशानी मेरे बेटे से ज्यादा दिखाई दे रही थी और मुझ पर तरस आ रहा था। उसे इस बात पर बहुत अफसोस था कि अतुल ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने जब ये बात शिल्पा को बताई तो वो ये सुनकर फोन पर ही रोने लगी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ के साथ भैया भाभी ये सब कुछ करेंगे, तभी तो मेरा दिल कभी भी खुश नहीं होता था। हमेशा मुझे अपनी माँ की फिक्र लगी रहती थी। मेरे दामाद ने शिल्पा को मेरे पास बुला लिया। शिल्पा मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोई थी। कहने लगी कि माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीवन और मैं आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मगर मैं उन लोगों के साथ सारी जिंदगी कैसे बिता सकती थी। वो मेरे बेटी दामाद थे। मुझे अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर मैं कहाँ जाती।
मेरे पास जाने का कोई ठिकाना भी तो नहीं था। मैंने जीवन और शिल्पा से कहा कि बेटा तुम लोग मेरी परवाह मत करो, मैंने जिस तरह से 15-20 दिन गुजारे हैं उसी तरह से मैं आगे भी अपनी जिंदगी जी लूंगी। मुझे मौत आनी होगी तो ऐसे ही आ जाएगी। मगर उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया था कि अब हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरा दामाद मेरे होटल का खर्चा उठा रहा था, वहीं पर मेरे साथ मेरी बेटी भी रह रही थी। जीवन का कहना था कि आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है, वो घर तो आपका है, तो फिर आप अपना घर छोड़कर कैसे निकल सकती हैं, बल्कि आपको अपने बेटे और बहू को घर से निकालना चाहिए था। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अपने बहू बेटे को बेघर नहीं करना चाहती। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन ये मत कहो कि मैं अपने बेटे को तकलीफ में देखूं। उन दोनों को मुझे घर से निकालकर खुशी मिलती है तो वो लोग खुश रहें। मेरी इस बात पर वो दोनों खामोश हो गए थे, क्योंकि वो दोनों मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहती थी। मगर मेरे दामाद की नजर अभी भी मेरे बेटे पर थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब जीवन ने आकर मुझे बताया कि अतुल बहुत परेशान है, अतुल की पत्नी उसे बहुत परेशान कर रही है। मुझे खबर मिली है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जीवन ने बताया कि मुझे पता चला है वो किसी भी दिन उसे धोखा देने वाली है, क्योंकि मैंने कई बार उसे दूसरे लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। और अतुल इस बात से अनजान है कि उसकी पत्नी उसके पैसों पर उसके ही घर में अय्याशी कर रही है। उसके घर से चले जाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड्स को घर में बुलाती है, और उसने आपको भी आपके घर से इसीलिए निकलवाया था कि उसके लिए रास्ता साफ हो जाए। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो ये पता था कि ऋचा चालाक लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरे बेटे को भी धोखा दे रही है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा अब क्या होगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को इस लड़की से बचा लो। जीवन ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं कुछ करता हूँ। उन दोनों ने मुझे तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। सारी रात मुझे जागते हुए हो गई थी, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। मुझे सारी रात बेचैनी रही थी। सुबह होते ही मैं अपने घर चली गई। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजे पर बहू थी। उसने कहा कि अरे आप जिंदा हो। मुझे तो लगा कि कहीं किसी वृद्ध आश्रम के कोने में पड़ी हुई होंगी। यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मुझे रहना है, और तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। मेरी बात सुनकर ऋचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? अभी वो मेरे साथ और बदतमीजी करती, इतने में ही मेरा बेटा आ गया और वो मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा माँ आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा बेटा अब मैं वापस आ गई हूँ। बेटा तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये बहुत चालाक है, ये तुम्हें धोखा दे रही है। मुझे लगा था कि इस बार मेरा बेटा मेरी बात पर यकीन करेगा, लेकिन उसने अब की बार भी अपनी पत्नी की ही तरफदारी की और कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि कुछ दिन घर से बाहर रहकर आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन आप तो अभी भी मेरी पत्नी के खिलाफ ही बातें कर रही हो। मैंने कहा बेटा प्लीज मेरी बात का यकीन करो, लेकिन अतुल मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इस बार तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मगर इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी। मेरी बेटी और दामाद को जब ये सब कुछ पता चला तो वो मुझे पुलिस के पास ले गए, जहां मैंने पुलिस में अपने बहू और बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई और कहा कि मुझे अपना घर वापस चाहिए। ये घर वैसे भी मेरे और मेरे पति के नाम पर था। कानून मुझे मेरा घर दिलवा सकता था। मेरे पास मेरे घर के कागजात भी नहीं थे, वो भी घर में ही मौजूद थे। मेरे बहू और बेटे को ये नहीं पता था कि मैं अब आगे कौन सा कदम उठाने वाली हूँ। अगले दिन जब उनके घर में पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उन दोनों से इस बारे में बातचीत की, जिस पर मेरा बेटा भड़कने लगा और कहने लगा ये घर जितना माँ का है उतना मेरा भी है। उसने कहा माँ आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपने अपने बेटे के खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तो उस समय बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने कभी किसी का सामना नहीं किया था। मैं अपने बच्चों को नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर मैं मजबूर थी। मेरा बेटा पूरी तरह से बहू के कब्जे में होता जा रहा था और वो उसको धोखा दे रही थी। मेरे दामाद ने कहा था कि पहले आपको अपना घर अपने कब्जे में करना है ताकि आपसे आपका घर न छीन सके। फिर ये मामला कोर्ट तक चला और कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि मेरा बेटा मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये घर कानूनी तौर पर मेरा है। मैं चाहूँ तो अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल सकती हूँ।
ये सब देखकर मेरी बहू बेटे का चेहरा उदास हो गया था। मैं अपने बेटे का उदास चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं ये सब कुछ अपना घर हासिल करने के लिए और अपने बेटे को सीधी राह दिखाने के लिए कर रही थी। मैं अपने घर वापस आ गई। कानून ने मुझे मेरे घर में जगह दिलवा दी थी और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे साथ मेरी बेटी भी रह रही थी। मैंने अतुल और ऋचा से बोल दिया था कि अगर तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना तो तुम लोग इस घर को छोड़कर जा सकते हो। मेरी इस हरकत पर अतुल मुझसे बहुत नाराज था, लेकिन अब उसके नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मामला शांत रहा और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सच्चाई उसकी पति की आंखों में सामने आ गई, जब खुद ही ऋचा ने इस घर से जाने का फैसला कर लिया। ऋचा, जो कि मेरे बेटे के पैसे पर अय्याशी कर रही थी और उसकी पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती थी, अब उसके मिलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे और मेरा बेटा भी घर की वजह से परेशान चल रहा था। उसे लगता था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से निकाल देगी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था उसने भी अपनी माँ को पत्नी की खातिर घर से निकाल दिया था। एक दिन ऋचा ने खुद ही अतुल से डाइवोर्स मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब सुनकर अतुल को एक जोरदार झटका लगा था। जिस पत्नी के लिए वो अपनी माँ के खिलाफ गया था, आज उसी पत्नी की हकीकत उसके सामने आ गई थी, क्योंकि ऋचा ने खुद ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे की खातिर यहाँ पर रह रही थी और तुम्हारे इस घर की खातिर, लेकिन तुम्हारा घर तो तुम्हारी माँ का है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें इस घर से निकाल सकती है और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। उसे अब मेरा बेटा कंगाल नजर आने लगा था, इसलिए उसने उसको छोड़ना ही बेहतर समझा और उसने ये हकीकत भी बता दी कि उसने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे ताकि मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दे और फिर वो अकेले इस घर में ऐशो आराम से रहती रहे। पहले तो मेरे बेटे को ये सब कुछ सुनकर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा करता था, लेकिन अब जब उसे यकीन हुआ तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो अपनी पत्नी को बार बार गुस्से की नज़र से देख रहा था और मुझे शर्मिंदगी की नज़र से। वो बार बार उसे यही कह रहा था कि तुमने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे दिल में हमेशा मेरी माँ के खिलाफ नफरत भरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इन बातों का ऋचा पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऋचा अतुल के साथ सिर्फ उसके पैसे और घर की वजह से थी। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी थी, लेकिन अब यही सब कुछ हम पर भारी पड़ रहा था। पहले उसने मुझसे बदला लिया, मुझे रास्ते से हटाया और अब मेरे बेटे को भी बेवकूफ बना रही थी। एक गलत लड़की ने हमारे घर में आकर हमारे पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। कहते हैं कि जब साफ समुद्र में एक गंदी मछली आ जाती है तो वो पूरे समुद्र को ही गंदा कर देती है। मेरी बहू भी हमारे घर के माहौल को कुछ इसी तरह से बना देना चाहती थी, लेकिन वक्त से पहले मेरे दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मेरे बेटे के सामने भी उसकी पत्नी की हकीकत आ गई। मेरा बेटा अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ देना चाहता था और ऋचा भी ऐसा ही चाहती थी। ऋचा ने अपना सामान पैक किया और वो घर से जाने लगी और अब की बार मेरे बेटे ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो गई तो उसे जाने दिया, क्योंकि उसे भी यही बेहतर लगता था। मगर उसके जाने के बाद में हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बुरी तरह से रोए थे। मैंने और अतुल ने शिल्पा और जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। कुछ दिन तक जीवन ने मेरा बहुत ख्याल रखा और कुछ दिनों तक मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हुई, जिसकी उसने मुझसे मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी। ऋचा ने जो उसके साथ बेवफाई की वो उसकी माँ का अपमान करने की सजा थी और मेरे बेटे को ये सजा भुगतनी बहुत भारी पड़ रही थी। अब हम सब लोग एक साथ ही एक ही परिवार में रहते हैं। मेरे बेटे को कभी कभी ऋचा की याद आ जाती है और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो अपनी पत्नी के हाथों बेवकूफ़ बनता रहा, मगर अब उसकी आंखें खुल गई थी। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मेरी बेटी वापस अपने पति के साथ जोधपुर चली गई थी। कुछ समय तक तो मैं और मेरा बेटा घर में अकेले रहे। मुझसे अपने बेटे का अकेलापन नहीं देखा गया, इसलिए मैंने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया। मेरा बेटा दूसरी शादी करना नहीं चाहता था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार तुम्हारे भाग्य में जरूर अच्छी लड़की लिखी होगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी और साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेगी। बस तुम्हें अपनी पत्नी को अपने हिसाब से ढालना है। अगर आदमी अपनी माँ और पत्नी दोनों की सुने और दिमाग से काम ले तो घर ठीक चलता है।
लेकिन वो सिर्फ एक तरफ सुने और बिना कुछ सोचे समझे गलत फैसला कर ले, उससे घर बिगड़ जाते हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह से मेरी बात को समझ गया था। मैंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी लड़की गरीब परिवार की थी, बहुत सीधी थी और इस लड़की ने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा। इसका नाम मीनाक्षी था और मीनाक्षी आज भी मेरे घर की बहू बनकर मेरी और मेरे बेटे की बहुत सेवा करती है। रिचा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उसने हमारे परिवार में जो फूट डाली थी उसकी सजा उसे कभी न कभी जरूर मिलकर रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।